तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के क्या प्रभाव हैं। मोनोपोली को क्रिटिसाइज किया जाता है जनरली, क्योंकि इससे इकोनॉमिक वेलफेयर जो है ना टोटल वो घटता है, क्योंकि प्रोडक्टिव और एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है रिसोर्सेज की वो घटती है। क्योंकि मोनोपोलिस्ट सिंगल सेलर है तो वो अपने हिसाब से बनाता है, उसे मिनिमम कॉस्ट पर और हाई एफिशिएंसी को लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। ऐसा होने की वजह से जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो तो रिड्यूस होता ही है। मोनोपोलिस्ट चार्ज करता है सब्सटेंशियली ज़्यादा प्राइस, और उसका आउटपुट लेवल भी कम रहता है जितना एक्चुअली हो सकता है उससे। यही काम यदि कॉम्पिटिटिव फर्म्स मिलकर प्रोड्यूस कर रही होती तो सबका आउटपुट इस मोनोपोलिस्ट से ज़्यादा होता और प्राइस पर यूनिट कम आता और वे कम ही पैसे चार्ज करते। तीसरी बात, मोनोपोलिस्ट हाई इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करता है जो कि अनजस्टिफाइबल है। इसके अलावा क्योंकि वो मिनिमम कॉस्ट पे तो प्रोड्यूस करता नहीं, क्योंकि उसे कंपटीशन तो झेलना नहीं, तो मोनोपोली प्राइस जो हैं वे मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होते हैं और इस वजह से जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कम होता है। एक तरह से ट्रांसफर ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर टू मोनोपोलिस्ट की सिचुएशन है। तो मोनोपोलिस्ट हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, कंज्यूमर को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस घट रहा है, तो यानी कि कंज्यूमर की इनकम मोनोपोलिस्ट के पास चली गई। न केवल कंज्यूमर हाई प्राइस पे कर रहा है, बल्कि वो सब्सटीट्यूट भी नहीं कर पा रहा गुड्स किसी और गुड्स से, किसी और सर्विसेज से जो कि ज़्यादा रीजनेबली प्राइस्ड ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो चॉइस घट रही है कंज्यूमर की। मोनोपोली कंज्यूमर सॉर्वेनिटी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। कंज्यूमर की जो अपॉर्चुनिटी है चूज करने की, चॉइस मेकिंग की, वो यहाँ ख़त्म हो रही है। मोनोपोलिस्ट कई बार गलत रास्ते अपनाता है, वो बैरियर क्रिएट करने के लिए गलत रास्ते अपनाता है ताकि अपनी मोनोपोली पावर को बनाए रखे और अनजस्टिफाइड प्रॉफिट्स बनाता रहे। वो कई बार तो बहुत बहुत पैसा भी खर्च कर देता है मोनोपोली सिचुएशन बनाए रखने के लिए। ऐसा करने से उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और वो फाइनली कॉस्ट पे किसे करनी पड़ती है, पे भी कंज्यूमर को ही करनी पड़ती है। तो यानी कि देखा जाए तो मोनोपोलिस्ट अपनी मोनोपोली सिचुएशन बनाए रखने के लिए पैसे खर्च करता है और वो पैसे भी आफ्टर ऑल कंज्यूमर्स को ही पे करने पड़ते हैं, तो वे मोनोपोली भी झेलते हैं और हाई प्राइस भी झेलते हैं। मोनोपोलिस्ट के पास खूब पैसा होता है, सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो कई बार तो वो इतना ज़्यादा सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मालिक होता है कि वो इन्फ्लुएंस कर देता है पॉलिटिकल प्रोसेस भी, और जो लॉज भी हैं वे इस तरह से बनवाता है कि उसी का अपना फ़ायदा होता रहे। कई बार मोनोपोलिस्ट के पास कोई इंसेंटिव नहीं होता कि वो ज़्यादा बेहतर और इनोवेटिव तरीके इस्तेमाल करे, प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारे, प्रोडक्शन कॉस्ट घटाए। तो ऐसे केस में देश में तरक्की होने के बावजूद भी, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के बावजूद भी मोनोपोलिस्ट के प्रोडक्ट पुरानी टेक्नोलॉजी और हाई कॉस्ट पर ही बनते रहते हैं और वो सब लॉस कंज्यूमर झेलते हैं। मोनोपोलीज एबल होते हैं और वे अपनी मोनोपोली पावर इस्तेमाल कर सकते हैं कई बार, और अपने सप्लायर्स को भी पैसे कम देते हैं। क्यों? क्योंकि और कोई तो उनसे खरीदने वाला है नहीं, तो मोनोपोलिस्ट अकेला परचेजर है तो सप्लायर को भी पैसे दे रहा है, कंज्यूमर को महंगा बेच रहा है, तो डबल फायदा। इसके अलावा यहाँ पर इकोनॉमी एक्स इन एफिशिएंसी से भी सफ़र करती है, यानी कि जहाँ लॉस ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी हो जाती है, तो क्योंकि कंपटीशन तो है नहीं, लिमिटेड है, एब्सेंट है, तो ऐसे केस में मैनेजमेंट भी लेथार्जिक हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी एक मैनेजमेंट एफिशिएंट ना होने की वजह से लॉस सा झेल रही होती है। क्योंकि मोनोपोलीज एक्सप्लॉयटेटिव होती हैं, वे अनडिज़ायरेबल आउटकम इकोनॉमी में क्रिएट करती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स वैसे लेती रहती है ताकि ऐसे केस में मोनोपोली फॉर्मेशन ना हो, और यदि मोनोपोलीज होती भी हैं तो उन्हें रेगुलेट करने का प्रयास करती है, जैसे कंपटीशन एक्ट बनाकर। अभी तक हमने दो तरह की मार्केट्स डिस्कस करी, एक परफेक्ट कंपटीशन, एक मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट का ही एक और रूप था जिसे हमने देखा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में ही एक और तरह की मार्केट पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की यदि हम बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन समझने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे सोप और डिटर्जेंट्स की मार्केट। हमें पता है बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे लक्स है, विवेल है, सिंथॉल है, डेटॉल है, लिरिल है, पियर्स है, लाइफ बॉय प्लस और डव। तो ये सब साबुन है अलग अलग ब्रांड्स के। देखने में तो लगता है बहुत सारे सेलर हैं, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए क्योंकि सब साबुन ही बेच रहे हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि क्या ये परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल है, तो क्लोज इंस्पेक्शन पे पता चलता है कि देखा जाए तो टेक्निकली फंक्शनली हैं तो सारे प्रोडक्ट सिमिलर ही हैं, तो सब साबुन ही, परंतु यहाँ पर हर प्रोड्यूसर ने अपने प्रोडक्ट को बाकी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग बनाया है। जैसे कि लक्स को तो ब्यूटी सोप के रूप में बनाया गया है, जबकि लिरिल फ्रेशनेस से जुड़ा हुआ है, डेटॉल एंटीसेप्टिक होता है और डव जो है वो स्किन को यंग और स्मूथ बनाए रखने के लिए बनाया गया है। यानी कि जो प्रैक्टिस है प्रोडक्ट और सर्विस डिफरेंशिएशन की, यहाँ हर सेलर को एक चांस देती है कि वो अट्रैक्ट कर सकती है बिजनेस को अपनी ओर, प्राइस के अलावा कोई और आधार बताकर। जैसे डेटॉल वाले कहते हैं कि हमारा सोप एंटीसेप्टिक है और ये जर्म्स को मार देता है, जैसे कि लक्स वाले कहते हैं हमारा सोप ब्यूटी सोप है और ये सुंदरता लाता है, जैसे लिरिल कहता है कि हमारा सोप फ्रेशनेस देता है। तो एक ना एक आधार अदर देन प्राइस है जिसके कारण से वो कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। यही मोनोपोलिस्टिक पार्ट है मार्केट सिचुएशन का। इसीलिए इस मार्केट के अंदर दोनों प्रकार के फीचर पाए जाते हैं, मोनोपोली के भी और परफेक्ट कंपटीशन के भी। इनफैक्ट इस तरह की मार्केट ज़्यादा कॉमन तरीके से देखने को मिलती है। प्योर कंपटीशन भी उतना देखने को नहीं मिलता, मोनोपोली भी उतना देखने को नहीं मिलता। जो इंडस्ट्री है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, उसमें न केवल साबुन बल्कि कपड़े और जो लार्ज सिटीज़ में रिटेल ट्रेड की स्टोर्स हैं ये भी आ जाती हैं। बहुत सी ग्रॉसरी शॉप्स, जूतों की दुकानें, स्टेशनरी दुकानें, रेस्टोरेंट्स, रिपेयर शॉप्स, लॉन्ड्री, मैन्युफैक्चरर ऑफ वुमेन ड्रेसेस, ब्यूटी पार्लर, जो मीडियम और लार्ज सिटीज़ हैं उनमें ये देखने को मिलती है और उनके अंदर होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो यदि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर डिस्कस किए जाएं कि क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर, तो बहुत सारे सेलर होते हैं। मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत सारी इंडिपेंडेंट फर्में हैं और हर फर्म अपने कुछ कस्टमर लिए हुए होती है। इस वजह से हर फर्म का टोटल मार्केट में अपना एक स्मॉल मार्केट शेयर होता है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स who are individually firms and have small market shares, परंतु हर एक का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं दूसरे के प्रोडक्ट से थोड़ा अलग तो है ही। एक मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो प्रोडक्ट है सेलर का, उसे डिफरेंशिएट करते हैं ब्रांड के आधार पर, क्योंकि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं तो सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट, जैसे साबुन में हैं तो सारे साबुन ही, लेकिन फिर भी किसी ना किसी आधार पर उन्हें अलग बताया जाता है। इसीलिए उनकी जो डिमांड है वो थोड़ी इलास्टिक है, हालांकि वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है परफेक्ट कंपटीशन की तरह। फर्म साइज का, डिज़ाइन का, कलर का, शेप का, परफॉर्मेंस का, फीचर का, डिस्टिंक्टिव पैकेजेस का, प्रमोशनल टेक्निक का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट को औरों के प्रोडक्ट से अलग दिखाने के लिए। ये जो डिफरेंशिएशन है ये कभी कभी सच होते हैं तो कभी कभी बस दिखाए गए होते हैं। जो ब्रांड्स हैं उनका इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि कंज्यूमर अपने आप को एक ब्रांड से अटैच करके देखने लगता है और जिसे जो पर्टिकुलर फीचर नज़र आता है और पसंद है वो उसी से जुड़कर अपने आप को देखता है और फिर वो उसी तरह की ब्रांड को लगातार इस्तेमाल करता रहता है। जैसे कुछ लोगों को फ्रेशनेस वाले साबुन पसंद है तो वो लिरिल इस्तेमाल करते रहेंगे, जिन्हें एंटीसेप्टिक साबुन पसंद है तो वे डिटॉल ही इस्तेमाल करते रहेंगे। वे अपने प्रोडक्ट को जल्दी से छोड़ते नहीं, थोड़े बहुत प्राइस बढ़ जाने पर भी। तभी तो इसकी प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी है वो EP लेस देन 1 है, हालांकि वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है।
ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, यही तो थोड़ा सा मोनोपोली वाला एलिमेंट लेके आता है प्रोड्यूसर के लिए कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के मुकाबले। ये जो मोनोपोली वाला फीचर है, तभी तो वो कहता है मेरा प्रोडक्ट अलग है तो इसलिए महंगा है। तो लोग कहते हैं ठीक है, आपके अंदर ये फीचर है और हमें ये फीचर पसंद है तो हम तो यही इस्तेमाल करेंगे। तो जिन्हें नेचुरल सोप पसंद है वो पता चला मेडिमिक्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोली पावर लेके आता है कहीं ना कहीं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी तो देखो है नहीं, क्योंकि एक एंटीसेप्टिक सोप है तो एक ब्यूटी सोप है। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी तो है नहीं, तो इसीलिए जो प्रोड्यूसर होता है इंडिविजुअल ब्रांड का, वो थोड़े बहुत प्राइस अपने प्रोडक्ट के बढ़ा सकता है और उसे ये बात पता है कि थोड़े बहुत प्राइस बढ़ाने से उसका कस्टमर लूज नहीं होगा दूसरे ब्रांड के पास। लेकिन कुछ भी कहो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ना हो, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट तो हैं ही सब एक दूसरे के। साबुन तो साबुन है। इसीलिए यदि सेलर ने प्राइस बढ़ा दिए प्रोडक्ट के कुछ ज़्यादा ही, तो उसके कस्टमर लूज हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर के पास जा सकते हैं। जैसे यदि डिटॉल ही पता चला 300 रुपये का कर दिया, तो फिर आदमी कहेगा रहने दो, डिटॉल की जगह हम मेडिमिक्स इस्तेमाल कर लेंगे, लक्स इस्तेमाल कर लेंगे हाथ धोने के लिए। एंटीसेप्टिक ना सही, 99% कीटाणु ना सही, 90% तो मारेंगे ही। तो ऐसे केस में यदि ज़्यादा प्राइस बढ़ाते हैं तो कस्टमर लूज होने की संभावना है। तो इसीलिए यहाँ पे EP <1 है, जो इस बात को शो करता है कि थोड़े बहुत प्राइस बढ़ने पर ज़्यादा कस्टमर लूज नहीं होंगे, पर यदि प्राइस ज़्यादा बढ़ा दिए तो कस्टमर लूज होने की संभावना है। तो इसी वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो तो मोनोपोली वाले फीचर लेके आता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन वाले फीचर लेके आती है। इसलिए जो मार्केट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये ब्लेंड यानी कि मिक्सचर ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। जो बैरियर्स टू एंट्री है कंपैरेटिवली लो हैं, नई फर्में आसानी से आ सकती हैं मार्केट में, और यदि वे पाती हैं प्रॉफिट्स तो ऐसे केस में ठीक है, नहीं तो वे इंडस्ट्री को क्विट कर भी जा सकती हैं। यहाँ पर जो कंपटीशन होता है वो नॉन प्राइस कंपटीशन है। मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस कंपटीशन नहीं है। प्राइस गिराकर यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं करता, बल्कि अपने प्रोडक्ट को बेहतर बताकर, अलग बताकर, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर, डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट सुधार कर, आफ्टर सेल सर्विस प्रदान कर, इस तरह की अलग फीचर्स प्रदान कर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। तो इसीलिए प्राइस गिराकर यहाँ कंपटीशन नहीं होता, नॉन प्राइस कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म्स जो हैं उनमें आपस में कंपटीशन तो है ही दूसरी फर्मों के साथ जो सिमिलर प्रोडक्ट्स या सर्विस हैं, इसीलिए वे compete करते तो हैं, लेकिन बेसिस अदर देन प्राइस पर। उदाहरण के तौर पर वे इंडल्ज होते हैं एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, एफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विस इत्यादि में। जो की बेस है नॉन प्राइस कंपटीशन का वो है डेलिब्रेट पॉलिसी ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सेलर यहाँ प्रयास करता है, प्रमोट करता है प्रोडक्ट, वो कट नहीं करता प्राइसेस, बल्कि वो हाई एक्सपेंडिचर करता है पब्लिसिटी पर, एडवर्टीजमेंट पर, बाकी सेल्स प्रमोटिंग टेक्निक पर। ऐसा इस वजह से क्योंकि सबको पता है कि यदि उन्होंने प्राइस कंपटीशन करना शुरू करा आपस में तो हो सकता है प्राइस वॉर छिड़ जाए, और यदि प्राइस वॉर छिड़ गई तो कभी भी इंडस्ट्री में किसी को ये नहीं पता होता कि दूसरी फर्म का बैकअप कैसा है, तो किसे इंडस्ट्री छोड़कर जाना पड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन सभी के रिड्यूस हो जाएंगे, और हो सकता है किसी किसी तो इंडस्ट्री क्विट भी करनी पड़े, इतने कम प्राइस पर कोई कॉस्ट ही ना निकाल पाए। तो इसीलिए यहाँ प्राइस वॉर होने से बचाए रखने के लिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना बेहतर समझा जाता है, ना कि प्राइस वार खेली जाती है। तो यहाँ नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। अब बात आती है प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन की मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो हमें सबसे पहले तो फर्म का इक्विलिब्रियम अचीव करना होगा। फर्म का इक्विलिब्रियम अचीव करने का तो एक ही तरीका है, हम सबको पता है, ट्विन कंडीशंस, MC = MR एंड MC कर्व मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। सवाल तो ये उठता है कि इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो प्रॉफिट कमा रही है या नहीं,
तो हमें तो प्रॉफिट का भी पता है। प्रॉफिट देखने के लिए तो एटीसी को इंक्लूड किया जाता है, और यदि जो एआर है वो ग्रेटर एटीसी होती है तो प्रॉफिट होता है। यहाँ पर भी यही बातें समझाई गई। मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हर एक सेलर का प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है। हर फर्म जो है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व नहीं फेस करती है, क्योंकि यहाँ मोनोपोलिस्ट जो है वो अपने प्राइस खुद फिक्स करता है अपने कॉस्ट आउटपुट को ध्यान में रखते हुए, और ये बात उसे पता है कि प्राइस बढ़ाएगा तो ऐसे केस में डिमांड तो कम होगी ही। हर फर्म इसीलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती है अपने प्राइस और आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए। हर फर्म खुद ही प्राइस मेकर है, और वो उस पोजीशन में होती है कि वो डिटरमिन कर सके प्राइस अपने प्रोडक्ट का। एज सच फर्म डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व अपने प्रोडक्ट का फेस करती है। जनरली जितना लेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है कॉम्पिटिटर्स से, उतना ही ज़्यादा इलास्टिक कर्व होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आपके सामने होंगे उतना ही ज़्यादा आपको खतरा होगा प्राइस बढ़ाने पर कस्टमर लूज होने का। तो इसीलिए साफ लिखा है जितना ज़्यादा लेस डिफरेंशिएटेड, यानी कि जितना ज़्यादा कॉमन, तो जितना ज़्यादा लेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होगा इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो फिगर नंबर 29 है उसमें शो किया गया है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पर थोड़ा सा फ्लैट डिमांड कर्व। जो फर्म है उसके कॉस्ट कर्व सारे के सारे यू शेप है, जो पहले गिर रहे हैं और फिर बढ़ रहे हैं। कॉस्ट वाले चैप्टर में ये बात हमने पढ़ी हुई थी। जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो भी सबको पता है कि इंडिविजुअल फर्म की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन जिससे होता है वो यही है कि एमसी कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे की ओर से काट रहा हो। इसी चीज़ को जब हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पर भी हम साफ देख पा रहे हैं कि जो AR है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि यही तो डिमांड कर्व है, क्योंकि AR ही तो प्राइस लाइन है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे पता चले? जहां MC कर्व MR को कट करता है, यानी कि E पॉइंट पर, तो वहां पर हम देखते हैं क्वांटिटी लाइन पर ड्रॉप कर कर और प्राइस लाइन पर ड्रॉप कर कर। तो हम पा रहे हैं कि क्वांटिटी तो OM है और प्राइस OP है। तो इसका मतलब यदि देखा जाए तो OM क्वांटिटी पर प्राइस है OP। फिर हमने ATC यानी कि AC कर्व जब ड्रॉ किया इस क्वांटिटी पर, तो ऐसे केस में S पॉइंट पे इंटरसेक्शन आया, यानी कि साफ दिख रहा है कि जो ATC है वो AR से कम है। यदि देखा जाए तो जो कुल मिलाकर टोटल रेवेन्यू है वो तो है OP इंटू OM, और OP इंटू OM है OPMQ या OPQM। और जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट वो है OR इंटू OM यानी कि ORSM। और यदि रेवेन्यू में से हम कॉस्ट घटाएं तो हमें पता चलता है प्रॉफिट कितना है, और प्रॉफिट दिख रहा है RPQS। ऐसा इस वजह से क्योंकि साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू है वो ग्रेटर है एवरेज टोटल कॉस्ट से, और हमें पता है ये तो प्रॉफिट की कंडीशन होती है AR ग्रेटर ATC। तो AR ग्रेटर ATC, तो यानी कि देखा जाए तो जैसे मोनोपोली में था वही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम यहाँ पर भी लगेगा।
तो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म में भी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस वही रही, और प्रॉफिट है या लॉस है मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो कैसे पता चलता है? वो AR और ATC की कंडीशन से पता चलता है। जैसे हमने देखा, यदि AR ग्रेटर ATC है तो प्रॉफिट होगा, AR लेस देन ATC है तो लॉस होगा। पर सवाल ये उठता है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैसा होता है फर्म का। तो हमने देखा है कि यदि फर्म मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में अर्न कर रही है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि AR ग्रेटर ATC शॉर्ट रन में, तो ये एक इंसेंटिव है नई फर्मों के लिए इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए। और जब ज़्यादा फर्में एंटर होती हैं तो प्रॉफिट फर्म जो का है वो घटता चला जाता है। टोटल डिमांड प्रोडक्ट की बहुत सारे नए सेलर्स में शेयर हो जाती है। ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाइप अवे नहीं हो जाता, और फिर सभी फर्में केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा रही होती हैं। इसीलिए लॉन्ग रन में सारी फर्में जो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वे केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाती हैं। और वहां पर हम देखते हैं जहां नॉर्मल प्रॉफिट की बात आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट जहां होता है वहां तो जो AR है वो ATC के बराबर होता है, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो तो ATC में जुड़ा हुआ है। यानी कि यदि देखा जाए तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? तो इक्विलिब्रियम तो वहीं होगा जहां MC कॉस्ट MR कॉस्ट को कट कर रही है, यानी कि इस E पॉइंट पर। इस E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ होगी और इक्विलिब्रियम प्राइस OP होगा। और इस क्वांटिटी पर यदि ATC AR को टच करके जा रही है, यानी AR इक्वल्स टू ATC है, तो सभी फर्में कमा रही हैंगी नॉर्मल प्रॉफिट। जो बात हम लोगों ने अभी यहाँ देखी डायग्राम में, उसी बात को यहाँ पे समझाया गया है। फिगर नंबर 31 शो करता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बताता है फर्म का जो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होती है। जब एवरेज रेवेन्यू टच करता है एवरेज कॉस्ट कर्व को T पॉइंट पर, जो कि Q क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग है और P प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जो कि, तो वहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो चुका होता है 0, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर है वहां AR इक्वल्स टू ATC, यानी कि, और सारी फर्में कमा रही होती हैं वहां पर 0 इकोनॉमिक प्रॉफिट, या कहें तो जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में लगातार कुछ फर्मों को जिन्हें लॉस हो रहा होता है वे तो इंडस्ट्री छोड़कर चली जाती हैं, और ऐसा तब तक ही होता रहता है जब तक सब नॉर्मल प्रॉफिट्स ना कमाना शुरू कर दें। तो ये बात नोट करने वाली है कि जो इंडिविजुअल फर्म हैं और इक्विलिब्रियम में भी है लॉन्ग रन में, वो ऑपरेट कर रही होगी उस लेवल पर जिस पर वो नहीं फुली रियलाइज कर पा रही इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। दूसरे शब्दों में जो प्लांट्स है वो पूरी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे नहीं चल रहा होता, परंतु यदि हम अटेम्प्ट करते हैं ज़्यादा प्रोड्यूस करने का ताकि हम लीस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन का फ़ायदा लें, तो वो भी तो इरेशनल है। बना के रखेंगे तो रखेंगे कहाँ? क्योंकि प्राइस रिडक्शन यदि हम करते हैं सेल करने के लिए लार्जर आउटपुट, तो उससे कई बार जो है कॉस्ट रिडक्शन एक्सीड हो जाता है। यदि आउटपुट एक लेवल को क्रॉस कर गया, जैसे हम वो फिगर में देखते हैं R को क्रॉस कर गया, तो फिर ऐसी जगहों पर तो जो ATC है वो ग्रेटर हो जाएगा हमारे AR से, यानी कि हम तो फिर लॉस में चले जाएंगे। इसीलिए मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म यदि इक्विलिब्रियम में है लॉन्ग रन में, तो वो ऐसी पोजीशन में है जहां पर उसके पास एक्सेस कैपेसिटी है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट और अपने आप में क्वेश्चन है कि मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म हो सकता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, और हो सकता है कि अभी भी उसका प्लांट फुल कैपेसिटी पे यूज ना हो रहा हो। क्योंकि यदि हम डायग्राम में गौर करें तो यहां पर यदि हम देखें तो कॉस्ट तो तब मिनिमाइज होगी जब प्रोडक्शन होगा OR
लेकिन यदि हम OR पर ध्यान दें तो OR पर ATC ज़्यादा है, AR से AR नीचे है, ATC ऊपर है। और यदि हम इस आउटपुट लेवल पर प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी सिचुएशन AR लेस ATC की आ जाएगी, यानी कि लॉस हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि कॉस्ट को मिनिमाइज किए बगैर ही हम OQ लेवल पर प्रोडक्शन करते रहें, भले ही अभी हमारी प्लांट कैपेसिटी बची हुई हो और फर्दर और प्रोडक्शन करने से हमारी कॉस्ट घट रही हो, क्योंकि इस लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारी रेवेन्यू कम, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इस पर बनाना हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। इसीलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने वाली भी है। कि plants are not used to optimum capacity। कारण क्या है? कारण ये है कि वहाँ पर हमें लॉस हो जाएगा, वहाँ पर हमारा जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो ग्रेटर होगा एवरेज रेवेन्यू से। इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटेटिव मार्केट में हो सकता है फर्म इक्विलिब्रियम में हो और अभी भी एक्सेस कैपेसिटी बची हुई हो, यानी कि वो प्रोड्यूस कर रही है फिलहाल अभी लोअर क्वांटिटी अपनी जो फुल कैपेसिटी है उसके मुकाबले, वो ATC के मिनिमम कॉस्ट पर काम नहीं कर रही। जो फर्म है फिगर नंबर 31 में, वो आउटपुट हमने देखा भी Q से R तक बना सकती है अपनी कॉस्ट घटाने के लिए, पर वो ऐसा करती नहीं है, क्योंकि कॉस्ट तो घट जाएगी पर उस पर्टिकुलर आउटपुट लेवल पर रेवेन्यू और भी कम हो जाएगी उसकी, और ऐसे केस में वो लॉस में चली जाएगी। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर लेवल पर उसके लिए बनाना ठीक नहीं है। अब हमने 3 तरह के कॉम्पिटिशन्स पढ़े अभी तक, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। यहाँ पे एक कंपैरिजन तीनों का शो किया गया है। जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। मोनोपोली में तो सिंगल सेलर होता है, बायर तो लार्ज नंबर ही होते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री और फर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता। मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटेटिव मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, पर इतने लार्ज नहीं जितने परफेक्ट कंपटीशन में थे। परफेक्ट कंपटीशन में सब होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसलिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के। पर मोनोपोली में तो क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है किसी का, एक ही सेलर है और वो प्रोडक्ट है और कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट है पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में तो हर सेलर का मार्केट शेयर बहुत छोटा सा है, मोनोपोली में तो अकेले का ही मार्केट शेयर है सारा। पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मार्केट शेयर परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले ज़्यादा होता है। यहाँ कंपटीशन फर्म में परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली में तो कंपटीशन है ही नहीं, और मोनोपोलिस्टिक में इम्परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली एब्सेंट है, मोनोपोली में तो हाई डिग्री ऑफ मोनोपोली है ही। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में स्मॉल डिग्री ऑफ मोनोपोली है किसी कारण से, क्योंकि उसका प्रोडक्ट थोड़ा अलग है। परफेक्ट कंपटीशन में भी फ्री एंट्री एग्जिट है, मोनोपोलिस्टिक में भी फ्री एंट्री एग्जिट है, पर मोनोपोली तो क्रिएट ही स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री की वजह से बनती है। परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो प्राइस टेकर है, मोनोपोली में फर्म खुद ही प्राइस मेकर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर थोड़ा बहुत अपना। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है, पर मोनोपोली में प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा चार्ज किया जाता है। ऐसा ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी होता है। परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर है वो किसी और फॉर्म ऑफ मार्केट के मुकाबले कम प्राइस चार्ज कर पाता है, पर मोनोपोली तो बहुत हाई प्राइस चार्ज करती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा प्राइस चार्ज कर पाता है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व है वो इनफाइनाइटली इलास्टिक है। यहाँ पर जो है मोनोपोली में जो डिमांड कर्व है वो हाईली इनइलास्टिक है, और परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक में वो रिलेटिवली इलास्टिक है, क्योंकि पता है कि प्राइस ज़्यादा बढ़ा दिया तो ऐसे केस में परफेक्ट नहीं पर क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है ही, तो कस्टमर वहाँ चले जाएंगे।
परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्जिनल और एवरेज कर्व्स हैं वे एक ही लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं। हमने भी देख भी रखा है परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे बनता है, मार्जिनल कर्व और रेवेन्यू कर्व एक ही लाइन से रिप्रेजेंट हो जाते हैं। मोनोपोली में जो मार्जिनल और एवरेज हैं वे शुरू तो एक ही जगह से होते हैं, लेकिन याद ये रखना होता है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है वो एवरेज रेवेन्यू और वाई एक्सिस को बीच में से काटती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एम आर स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एज ए आर एंड इज ट्वाइस स्टीप एज कंपेयर टू ए आर। तभी तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि ए आर और वाई एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को इक्वली काटती है एम आर लाइन मोनोपोली में। यहाँ पर भी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें भी लगभग ऐसा है, एम आर स्टार्ट होता है सेम पॉइंट पर जहाँ से ए आर होता है और एम आर लगभग ट्वाइस स्टीप होता है ए आर के मुकाबले। जो टोटल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिवली स्लोपिंग होती है थ्रू ओरिजिन, लेकिन मोनोपोली में जो टोटल रेवेन्यू लाइन है वो इन्वर्टेड और यू शेप होती है। यहाँ पर भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी टोटल रेवेन्यू की लाइन इन्वर्टेड और यू शेप होती है। ऐसा इस वजह से क्योंकि इनके जो ए आर है वे डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं और जो एम आर है सॉरी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, जबकि यहाँ पे एम आर जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सब सेम प्राइस पर बेच रहे होते हैं, सब प्राइस टेकर होते हैं। क्योंकि पर एक मोनोपोलिस्ट ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी अपना सकता है। वो अपने प्रोडक्ट को दो अलग अलग तरह की सब मार्केट्स में अलग अलग प्राइस पर बेच सकता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड करता है कि मोनोपोली पावर कितनी है उस पर्टिकुलर फर्म की, कर भी सकता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। परफेक्ट कंपटीशन में कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता लॉन्ग रन में, लेकिन मोनोपोली में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो कमाता रह सकता है लॉन्ग रन में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता रह सकता है लॉन्ग रन में। परफेक्ट कंपटीशन में हम कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं मानते हैं, सेलिंग कॉस्ट को इग्नोर करके चलते हैं। मोनोपोली में भी लो सेलिंग कॉस्ट मान के चलते हैं, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है और कंपटीशन को प्रभावित करती है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस गिवन होता है, इंडस्ट्री फिक्स करती है, सेलर केवल आउटपुट डिसाइड करता है, जबकि मोनोपोली में प्राइस और आउटपुट डिसीजन दोनों सेलर को लेने पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी प्राइस और आउटपुट डिसीजन दोनों सेलर को लेने पड़ते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर बन रहा होता है, पर मोनोपोली में वो एवरेज टोटल कॉस्ट के डिक्लाइनिंग पोर्शन में प्रोडक्शन कर रहा होता है, पर उसे मिनिमम कॉस्ट पर बनाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि कोई कंपटीशन तो है नहीं। इसी प्रकार से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी डिक्लाइनिंग पोर्शन ऑफ एटीसी पे प्रोडक्शन चल रहा होता है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हाईएस्ट होती है यहाँ पर और लीस्ट कॉस्ट पर प्रोडक्शन हो रही होती है परफेक्ट कंपटीशन में, जबकि मोनोपोली में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लेस देन अदर मार्केट फॉर्म्स होती है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पर भी लेस देन ऑप्टिमल होती है, एक्सेस कैपेसिटी बची हुई होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था। परफेक्ट कंपटीशन में कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, जबकि मोनोपोली में कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन है, मोनोपोलिस्ट हाई प्राइस चार्ज करता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी कंज्यूमर इन्फ्लुएंस्ड होता है प्राइस से, पर यहाँ नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, इसीलिए कंज्यूमर सरप्लस जो है वो उतना रिसीव नहीं हो पाता कंज्यूमर को। परफेक्ट कंपटीशन में रिसोर्सेज का एलोकेशन बेस्ट और एफिशिएंट होता है, पर मोनोपोली में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इनएफिशिएंट होता है, रिसोर्सेज की वेस्टेज भी होती है। और ठीक यही चीज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी देखने को मिलती है। परफेक्ट कंपटीशन में तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स बियर ही नहीं हो सकती, जबकि मोनोपोली में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, और ऐसा ही वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज का बड़ा पार्ट एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट प्रमोशन पर चला जाता है। तो इस प्रकार से हमने कंपैरिजन किया परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में।